हो गया टेस्ट? कैसा हुआ टेस्ट? कैसा हुआ? आप जो हो गया सो हो गया, आप शुरू। 2 से 4 था ना? क्यों? आप तो 3:10 पे आई हैं। चलिए कोई बात नहीं। देर से आई तो क्यों आई देर से? किसने कहा था देर से आने को? वीआईपी अभी मत बनो, जब बनोगे तो बन जाओगे वैसे भी। जाम में फंस गए, मीटिंग में फंस गए, है ना? कोई क्वेश्चन आया था इकोनॉमी से? ठीक ठाक थे क्वेश्चन? अच्छा। और कौन कौन सा क्वेश्चन आया है देखें। कहाँ है ऑपरेटिंग सरप्लस? कहाँ है ऑपरेटिंग सरप्लस? इसमें क्या लगाया है इसमें क्या लगाया है ये बताओ। डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन द इकोनॉमी का इफेक्ट, रिडक्शन इन मनी सप्लाई। अच्छा। मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ, इसमें क्या लगाया है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हाँ सही है, सही है। हाँ, और कौन कौन से क्वेश्चन आए? 85। कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है ऑपरेटिंग सरप्लस वाला? ये ऑपरेटिंग सरप्लस इज नॉट जनरेटेड इन, अरे ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज। भाई सरकार वरकार होती वहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो डेफिसिट में चलते हैं। बाकी जगह तो हमको सरप्लस चाहिए। अधिशेष तो देखो, जो लाभ कमाने बैठी हैं वो तो अधिशेष चाहिए ही ना, चाहिए उनको। समझ रहे हो? सरकार जो है वो घाटे में चलती रहती है। और कौन सा क्वेश्चन? हाँ, इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स। अच्छा, और है? ला जरा जरा पेपर के क्वेश्चन एक बार देख लें कौन कौन से आए थे। और कहाँ इकोनॉमी के सेक्शन निकालो जरा, दिखाओ सभी। 78 से? अरे ये तो पढ़ाए हुए हैं यार। 78 का आंसर क्या लगाए हो? हैं? कौन बोला दोनों? केवल दो? मालिक सीएसओ अब कहाँ रह गया है? अब एनएसओ हो गया है ना, अब आप 2024 में जी रहे हैं। हैं? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, आंखों में जो है सूरमा लगाइए। एनएसओ नहीं, सीएसओ दिया हुआ है। बाकी तो 48 वाला सही है। कितनी आई थी 48 49 में? ये भी लिखाए हैं, 8,710 करोड़ रुपए। अगर कॉपी खोली होगी तो उसमें लिखाए थे हम कि पहली जो 1948 49 में हमारी जीडीपी निकली थी वो 8,710 करोड़ रुपए निकली थी। चलिए दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। किसमें क्या लगाए हो? नेशनल इनकम में 79। अरे इतना इतना इजी क्वेश्चन है भाई साहब। नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड होते हैं? पहले हमें ये बताओ। तब चौथा एलिमिनेट कर दो। नॉट, अच्छा नॉट इंक्लूडेड है। अच्छा, एक मिनट। अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, हाँ ठीक है, चारों सही है। ठीक, ठीक है। फिर क्या है? 80, इम्पैक्ट ऑफ। अरे ये भी बताया हुआ है भाई, इसका आंसर क्या लगाए हो? 80 80। इसमें जानते हो कंफ्यूज हो गए तुम लोग। तमिलनाडु में नहीं हुआ था? तमिलनाडु में नहीं हुआ था? वैसे तो डी लगाए हो, सही है। डी में कोई गलत नहीं है, डी सही है। लेकिन तमिलनाडु में भी इसका आया था।
हाँ, अच्छा हाँ, तो इसका आंसर जिसने बी लगाया वो भी सही है, जिसका डी लगाया वो भी सही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज है कि जो तमिलनाडु है उसमें भी होगा, क्योंकि इसमें ऐसा तो पूछा नहीं कि पहले और बाद, इसने पूछा प्रमुख तरह से किस पर इफेक्ट आया था। हाँ, नहीं, एनसीईआरटी में गुजरात का नाम नहीं, सिर्फ 4 राज्यों का नाम है। तमिलनाडु का नाम है, आपका जो इसका पंजाब का नाम है, हरियाणा का नाम है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम है, बस। हाँ, अगर एक साथ होते तो सारों सही होते, लेकिन वैसे बी लगाया तो सबसे ज्यादा सही वही है। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में गुजरात नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन एनसीईआरटी से बना हुआ है ना, तो उसे ही माना जाएगा। अच्छा, 81 का क्या लगाए हो ऑपरेटिंग सरप्लस वाले का? 82, डी की सी? ठीक, संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता, सरकारी कामों में नहीं होता, सरकार हमेशा घाटे में चलती रहती है, उत्पादन कर ही नहीं पाते अधिशेष के लिए। ठीक है, 83 तो हमको खुद नहीं आता, तुमसे क्या पूछे, बताओ 83, 83, 83। गांधीयन प्लान 44, 84 है। ठीक है, हाँ, श्रीमन नारायण अग्रवाल। 85 का, 86 बता रहे हैं, 85 का क्या है? ठीक है, 86, हाँ डी सही है। फिर लिखा हुआ है 87, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था पे डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? घाटा वित्त पोषण होता क्या, अच्छा ये तो बता दो। है, अच्छा आंसर क्या लगाए हो इसका, ये बताओ। हाँ, डी लगाए हो? डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंतर्गत सरकार जो है अपने घाटे को भरने के लिए बाजार से और पैसा अतिरिक्त उठा लेती है। ठीक है, यानी कि मार्केट में क्या होगा, वो बॉन्ड बेचेगी और मार्केट से पैसा खिंच जाएगा। तो सही है आप लोगों का डी। 85, 88, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम है, नाबार्ड, हाँ सही है, नाबार्ड। अच्छा, और भी कोई है? हाँ, डज नॉट है ना, तो कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा, कॉमर्शियल हो जाएगा। डज नॉट है, डज नॉट है, डज नॉट है, तो व्यापारिक हो जाएगा, वाणिज्यिक हो जाएगा। ठीक है, और भी है इसके अलावा क्वेश्चन कहीं? बस है, तो बस ठीक है, आप लोगों को आता है, फिर क्या टेंशन है यार, तब क्या करो कि कुछ नहीं समझ में आया। जिनका भैया काम नहीं पूरा है, पूरा कर लेना, कॉपी में से आपको काफी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे, वहां भी मिल जाएंगे, अगर पिछली बार की तरह बीपीएससी वाले पागल नहीं हो गए तो। हाँ, देखिए वो उन्होंने स्पेसिफिकली जबरदस्ती कोई आर्टिकल में उन्होंने लिख दिया होगा कैंसर ऑफ इकोनॉमी है, बट कैंसर ऑफ इकोनॉमी तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बेसिकली कैंसर ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि धीरे धीरे इकोनॉमी को खोखला कर देता है। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन को ही जनरली कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, कुछ सेक्टर आपके खत्म होने लगते हैं, तो जो सेक्टर खत्म होंगे वहां के लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, वो यहाँ पर आएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेजेस कम होती चली जाएंगे, वेजेस कम होंगी तो वो सर्किल बन जाता है धीरे धीरे। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं कोई स्पेसिफिक चीज को कैंसर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आजकल वैसे भी फैंसी फैंसी वर्ड देने का लोगों को चस्का चढ़ा हुआ है, तो वो लोग दे देते हैं। किसी आर्टिकल में पढ़ा था, किताब में पढ़ा था, बुक में था? हाँ, तो कोई बढ़िया लेखक होंगे तो उन्होंने लिख दिया, किसमें लिखा था? देखो, किताब पढ़ना तो नितिन सिंघानिया ले लेना या रमेश सिंह ले लेना। हम नितिन सिंघानिया पहले भी रात में बता गए थे, और शायद वो हिंदी में भी आने लग गई है नितिन सिंघानिया, है ना? नितिन सिंह, रमेश सिंह हिंदी में है, नहीं वो तो आती है, नितिन सिंघानिया आती है हिंदी में। देख लेना, अगर नितिन सिंघानिया आती हो तो हिंदी में नितिन सिंघानिया भी अच्छी रहेगी। इन दोनों के अलावा कोई किताब और मत पढ़ो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए दृष्टि के सेट लगा रहे हैं, और एक लड़की यहाँ पे वो कुछ और सेट्स लगा रही थी, वो अच्छे हैं। फिर आपके पास अरिहंत की कौन सी है?
हाँ तो वो सही है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वो सबसे अच्छी किताब है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि 1990s के क्वेश्चन मत लगाना, क्योंकि तब से अब तक पूरा कॉन्सेप्ट बदल चुका है। पूछोगे तो हमको पता भी नहीं होगा और आपको भी कहोगे कि इनको क्या ही पता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी, जो पहले यूज होती थी अब नहीं होती हैं। तो जो नहीं होती हैं और उनको 50 साल हो चुके तो अब पूछी नहीं जानी, 5-10 साल की बात होती तो पूछी जा सकती थी। चलो, तो कल हम बता रहे थे आपको मनी के बारे में, पैसे के बारे में। ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है? हाँ उड़ता रहता है वो, पैसे में तीर लगा देते हैं ना। सुना है कभी इससे पहले टर्म? टर्म सुना गया होगा कोविड के टाइम पे, जब अचानक से इकोनॉमी एकदम डाउन हो जाती है, रिसेशन का फेज होता है, लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो कुछ खर्च कर सकें। और ऑब्वियस सी बात है कि जब लोगों के पास कंजम्पशन कैपेबिलिटी नहीं बचती है, परचेजिंग पावर नहीं बचती है, तो इकोनॉमी तो डाउन होनी ही होनी है। ठीक है, तो उसको फिर से सर्कुलेट कराने के लिए, उसको फिर से चलाने के लिए सरकार क्या करती है? अंधाधुंध पैसा छापना शुरू करती है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी को फिर से जो है आपका स्टार्ट करने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए सरकार क्या करती है? एक्स्ट्रा पैसा छपवाना शुरू करती है, नए नए करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर देती है। तो जितना ज्यादा करेंसी प्रिंट करके और क्या करती है? लोगों में डायरेक्ट बांटना शुरू कर देती है। तो इस टर्म को 1960s में कॉइन किया गया था अमेरिका में। अमेरिका में कहा गया था कि भाई एक काम करो, जैसे अब वहां पर इकोनॉमिक रिसेशन आना शुरू हुआ, मंदी आना शुरू हुई, अब लोगों के पास पैसा नहीं बचा तो लोग सामान नहीं खरीद रहे, सामान नहीं खरीद रहे तो प्रोडक्शन कहां से होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और पैसा नहीं बचेगा तो वो स्पाइरल में क्या होगा? धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो वहां पर एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट 1960s में उन्होंने कहा था कि एक काम करो, पैसा छापो और लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा दो। थोड़ी चीजें महंगी होंगी लेकिन कम से कम लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे तो फिर से एक साइकिल चल पड़ेगी और वो प्रोडक्शन प्रोडक्शन कंजम्पशन करके इकोनॉमी ग्रो करने लग जाएगी। समझ रहे कहने का मतलब? तो इस तरह का जो मुद्रा होती है जहां पर कह सकते हैं कि आउटराइटली सिर्फ नए नोट को प्रिंट करके मार्केट में डायरेक्टली पहुंचाया जाता है, लोगों तक डायरेक्टली पहुंचाया जाता है, इस तरह के पैसे को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो जनरली इकोनॉमिक रिसेशंस के टाइम पे, या जब इकोनॉमी सडन स्टॉप हो जाए या सडन उस पर कोई ब्रेक लग जाए, तो उसको फिर से एक्सेलरेट करने के लिए, फिर से बूम करने के लिए इस तरह की चीजें प्रयोग की जाती है। डायरेक्टली मतलब ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे जब कोरोना लगा था तो विपक्ष ने डायरेक्टली मोदी गवर्नमेंट से ये बोला था कि आप लोग जो है काम करिए कि लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचा दीजिए। सरकार ने कहा था नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे, हम 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज देंगे। ठीक है, तो वहां पर अगर वो क्या करती, वहां पर अगर सरकार जो है डायरेक्टली लोगों के अकाउंट तक पहुंचाती डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, तो मे भी लोगों के लिए सडन पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा पैसा पहुंच जाता, चीजें खरीदते, बट वहां पर इन्फ्लेशन आ जाता। इन्फ्लेशन इसमें भी आता है, बट डायरेक्ट पैसा पहुंचने में और इनडायरेक्ट वे में पैसा पहुंचने में क्या होता है? इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो कंट्रोल हो जाता है, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं मैनेजेबल होता है। वो व्यापार करने के दिया था, लेकिन जो आपका हेलीकॉप्टर मनी होता है इसमें आदमी के हाथ में डायरेक्ट पैसा पहुंचाता है कि तुम खर्च करना शुरू करो। ठीक है, जैसे बेरोजगारी भत्ता दे दिया, ठीक है, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो इसका अमाउंट बढ़ा के सडनली क्या किया? नए करेंसी प्रिंट करना शुरू किया और उसको पहुंचाना शुरू कर दिया, बस कि मतलब हेलीकॉप्टर में बैठे और पैसा उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके पास जितना पहुंच जाए, उस तरह से कहने का मतलब है, इसीलिए उसको हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। ठीक है, हाँ नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठ के कहने का मतलब ये है, इस टर्म का मतलब वहां से डिराइव किया गया है कि जैसे कि आप कहीं पे ऊपर बैठ गए हेलीकॉप्टर में और आपने क्या किया? पैसा अंधाधुंध उड़ा दिया। उसी तरीके से आपने क्या किया? नई करेंसी प्रिंट की लोगों के अकाउंट तक पहुंचा दी, तो कहने का मतलब उड़ाना ही तो हुआ। ठीक है, तो बस वो टर्म वहां से लिया गया, ऐसा थोड़ी हेलीकॉप्टर में बैठ गए मनी हीस करा दिया कि बिल्कुल ठीक है वो बलून में पैसा गिरा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ जी, अरे उनके पास अंधा पैसा आ रहा है, क्या कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। स्पाइरल क्यों होती है? क्या होता है इन्फ्लेशन स्पाइरल? देखो, इन्फ्लेशन स्पाइरल का मतलब ये है कि वो एक सर्किल में काम नहीं करते, दे वर्क इन इंक्रीजिंग वे। ठीक है, वो ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन स्टार्टिंग में क्या करेगा? आपको ग्रो करेगा, ग्रो होगे तो आपकी आय बढ़ेगी, आप फिर एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर गेन करोगे, फिर आप इन्फ्लेशन क्रिएट करोगे। तो ये एक कह सकते हैं कि अनवरत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, ये रुकने वाली नहीं है, ये कहने का मतलब इन्फ्लेशन स्पाइरल का। ठीक है, कल एक टर्म आपने और पूछा था बिल्ट इन इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन बेसिकली हम बता चुके थे, जो वेज पुश इन्फ्लेशन होता है। वेज पुश याद है क्या होता है? वेज पुश जब लेबर कॉस्ट बढ़ती है, यानी कि जब वेजेस बढ़ा दी जाती हैं, तो वेजेस के बढ़ाने की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है तो वो आपका बिल्ट इन इन्फ्लेशन के थ्रू कहा जाता है। कॉस्ट पुश नहीं, वेज पुश, जो वेजेस बढ़ाने की वजह से इन्फ्लेशन आता है। हाँ, तो हमने जो वेज पुश इन्फ्लेशन बोला था,
तो वेज पुश इन्फ्लेशन का ही नाम होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, उसी को बोलते हैं, जहां पर वेजेस की वजह से इन्फ्लेशन आ रहे होते हैं। नहीं, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ही एक पार्ट है आपका वेज पुश इन्फ्लेशन, तो उस वेज पुश इन्फ्लेशन को ही बिल्ट इन इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स करके प्राइसिंग है ना, क्या था, हाँ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जैसे कि हमने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या क्या लिया था, डब्ल्यूपीआई में होलसेल प्राइस इंडेक्स लिया था, सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिया था। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल इंडेक्स वाला जो होता है आपका, इसमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, हाँ, इसी तरह कोल है, सीमेंट है, आपका 8 टोटल हैं। उन 8 में यहां पर क्या करते हैं, प्राइसेस को नापते हैं और उनके बेसिस पर इंडस्ट्रीज में कितना इन्फ्लेशन आ रहा है उनको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आपका आईआईपी होता है। क्लियर है? ठीक, इसका बेस ईयर सेम तो पता नहीं अभी कितना है, याद नहीं मुझे। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है। देखिए, बेस ईयर सेम होना इज नॉट मैंडेटरी, वो कभी भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डेटा को डिफर भी कर सकती है। ठीक है, जैसे अभी इस समय बात चल रही है बहुत समय से, वैसे बात चल रही थी 2017 से कि बेस ईयर को चेंज करना है, अभी तक किया नहीं है। अब हम 14 साल आगे निकल चुके हैं और बेस ईयर अभी भी 2011-12 यूज कर रहे हैं। 2011-12 के बाद अब कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो एमर्ज हो चुके हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करना बंद कर चुके हैं, समझ रहे हो। तो अब उन प्रोडक्ट को कैसे एडजस्ट किया जाए, तो सरकार वही कह रही है कि अब बास्केट को चेंज करिए, बेस ईयर को चेंज करिए, ताकि उन चीजों को एडजस्ट कर सके। भाई 2011 में कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में नहीं जानता था, कोई जानता था कि ऐसी चीज होगी, कोई नहीं जानता था। ठीक है, लेकिन अब ये जो है यूज हो रही है, ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, ई रिक्शा जो है बहुत कॉमन चीज हो चुकी है। तो जब इस तरह के नए नए प्रोडक्ट्स इमर्ज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें अब आउट ऑफ मार्केट चली गई जिनका कोई वैल्यू नहीं रह गया। ठीक है, उस समय जो है आपका कीपैड वाला फोन होता था, आजकल शायद ही कीपैड वाला फोन कोई रखता हो। तो जो चीजें मार्केट में इन हो रही हैं उनको इन करिए, जो चीजें आउट हो रही है उनको आउट करिए, उसके हिसाब से बेस प्राइसिंग करिए, ताकि हम ये नाप सकें कि कैसी हमारी ग्रोथ हो रही है। अब कुछ प्रोडक्ट जो नए आ रहे हैं उनको आप क्या करते हो, हर साल जो है नए प्रोडक्ट नए प्राइसेस के साथ ऐड करते हो, तो वो आपकी जीडीपी को बढ़ा हुआ दिखा देती हैं, वास्तव में वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को सही करने के लिए बहुत समय से बात चल रही है कि 2017-18 कर दो या फिर 2021-22 करो, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी मतलब वो नहीं हो पाया। हालांकि सरकार ने अभी पिछले ही मई में, इसी साल मई में कमेटी बनाई है कि रिव्यू करिए और बेस ईयर के लिए सजेशंस दीजिए, जैसे ही सजेशंस आएंगे सरकार कुछ करना चाहेगी तो करेगी। तो ये सब बैंकिंग में है, यहाँ कहाँ है तारापुर इन्फ्लेशन में, तारापुर कमेटी कहाँ पढ़ ली है वो हाँ, क्या चीज, नहीं नहीं, ये कमेटीज देखो उन्होंने एक एक पोर्शन एक एक लाइन बोल दी है, वो अलग चीज है, वो इन्फ्लेशन में नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ है, आज बिल्कुल छांट के लाए थे अलग अलग तरीके से, हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम कल बात कर रहे थे मनी सप्लाई, मनी की, वहां पर हमारा आता है मॉनेटरी एग्रीगेट्स या मनी सप्लाई। मुद्रा तो हम जान गए, अब मुद्रा आपूर्ति के बारे में जान ले, मनी सप्लाई के बारे में जान ले कि मनी सप्लाई क्या होती है। तो बेसिकली, अच्छा हेडिंग लाई थी, ठीक है, अभी लिखा देंगे इसको, सुन लो फिर लिखा देंगे। वो तो बस लिखाने वाला, हम क्या लिखाएंगे तुम ही लोग बताओगे, 3 तरह के अकाउंट होते हैं उन्हें बताना है। तो मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि हमारे मार्केट में टोटल मनी सर्कुलेशन में कितना है, इसको जानने के लिए हम मनी सप्लाई का प्रयोग करते हैं। दरअसल आरबीआई जो है समय समय पर इस मॉनेटरी एग्रीगेट्स का प्रयोग करती है, ताकि उसको पता रहे कि जो उसने नोट प्रिंट किए हैं वो कितने अमाउंट में प्रिंट किए हैं, कितने चल रहे हैं, कितने बैंकों के पास हैं, कितने गवर्नमेंट के पास है। इस तरह का डेटा होल्ड करने के लिए आरबीआई बाध्य है, और आरबीआई इन सब चीजों को करने के लिए, मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए यहां पर मॉनेटरी एग्रीगेट्स का सहारा लेती है। ठीक है, मौद्रिक साधनों का सहारा यहां पर लेती है। और इस काम को करने के लिए आरबीआई ने 4 मौद्रिक आपके क्या किए हैं, एग्रीगेट्स बनाए हैं, मॉनेटरी एग्रीगेट्स बनाए हैं, M0, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, मॉनेटरी एग्रीगेट्स यहां पर बनाए हैं, और यहां पर हर एक मॉनेटरी एग्रीगेट की अपनी तरलता उन्होंने बताई है कि यहां पर ये सबसे ज्यादा तरल होगा, या ये इससे कम तरल होगा, या इससे कम तरल होगा। यहां पर उनकी तरलता अवस्था भी सेट की हुई है। ठीक है, इसमें 3 तरह की मुद्रा को वो बताते हैं, एक आपकी है नैरो मनी, ठीक है, दूसरी है आपकी ब्रॉड मनी, और तीसरी है आपकी रिजर्व मनी। ठीक है, यानी कि आरक्षित मुद्रा है, ठीक है, ब्रॉड मुद्रा है और संकुचित मुद्रा है।
ठीक है, 3 तरीके की मुद्राओं के बारे में यहाँ पर आरबीआई बताता है। तो एक एक करके इनके बारे में जान लेंगे, उसके बाद इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले आती है हमारी रिजर्व मनी। रिजर्व मनी का मतलब यह है आरबीआई ने कुल कितना पैसा छापा है उसके बारे में उसको जानकारी होती है कि हमने कितना करेंसी सर्कुलेट कराया है। समझना कहने का मतलब, यानी कि जब हम M0 की बात करेंगे जिसको रिजर्व मनी भी बोला जाता है, आरएम भी बोला जाता है, तो आरएम का मतलब होता है टोटल मनी इन सर्कुलेशन, टोटल मनी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स विद आरबीआई, डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स। यानी कि जब हम रिजर्व मनी की बात करते हैं, आरक्षित मुद्रा की बात करते हैं, तो आरक्षित मुद्रा के अंतर्गत वो 3 एलिमेंट्स को लेता है। सबसे पहले तो वो ये देखता है कि हमारे भारत में करेंसी सर्कुलेशन में कितनी है, ठीक है, चलन में कितनी मुद्रा है, पहली चीज। उसके अलावा वो अपने पास मौजूद जो जमा है, जो अलग अलग सरकारी एजेंसियों का या कह सकते हैं बैंकों का जो जमा है, उसको कैलकुलेट करता है अपने उसमें। और साथ ही कुछ बाहरी एजेंसीज भी होती हैं, कुछ उसने पैसा बाहर से रख रखा होता है, उस पैसे को भी वो यहां पर कैलकुलेट करता है। और इन तीनों को एक साथ कंसीडर करते हुए हम रिजर्व मनी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में माना जाता है। सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म का मतलब यह है कि ये सबसे जल्दी दूसरे रूप में परिवर्तित होने वाली मुद्रा होती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा तरल मुद्रा होती है M0। तो जब भी M0 की बात आएगी, रिजर्व या आरक्षित मुद्रा की बात आएगी, तो मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है, जो हमारा चलन में मुद्रा है, उसके अलावा जो आरबीआई के साथ डिपॉजिट्स हैं और अन्य जो डिपॉजिट यानी अन्य जो जमा प्राप्तियां हैं, उन सबको मिलाकर हम यहां पर क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, किसको? इसको हाँ हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हाई पावर्ड मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या है, ये बहुत जल्दी सर्कुलेट हो पाता है, इसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, हायर मनी वेलोसिटी होती है। ठीक है, दूसरा है आपका यहां पर इसको बोलते हैं M1, और M1 को क्या बोलते हैं, नैरो मनी। M1 को बोला जाता है नैरो मनी। नैरो मनी में यहां पर 2 चीजें होती, पहली चीज होती करेंसी विद पब्लिक, यानी कि जनता के पास कितना पैसा है, जनता के हाथ में कैसा पैसा, कितना पैसा है, करेंसी विद पब्लिक। और साथ ही कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों में जनता ने कितने डिपॉजिट्स कर रखे हैं। समझ में आया? यानी कि जनता के हाथ में कितना पैसा है और कितना कॉमर्शियल बैंक्स के पास उन्होंने पैसा जमा कर रखा है, यानी कि नेट डिमांड डिपॉजिट्स। यहां पे ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स, कौन से डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं, वो आपका होता है नैरो मनी, डिमांड डिपॉजिट्स। क्या फर्क होता है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में? डिमांड डिपॉजिट ऑन डिमांड होता है कि आप जैसे जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा करते हैं कि हमने आज 1000 रुपए जमा किए और कल हमने 500 निकाल लिए, तो ये ऑन डिमांड पैसा निकाल सकते हो डिमांड डिपॉजिट में। और टाइम डिपॉजिट में एक फिक्स टाइम तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर आपका करेंसी विद पब्लिक हो जाती है, और जो आपका डिमांड डिपॉजिट है, इसलिए जो है इसको भी यहां पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी होती है नैरो मनी। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये पब्लिक के पास पैसा है, और जो पब्लिक के पास पैसा होता है बहुत जल्दी सर्कुलेट होता है। ठीक है, इसीलिए M0 के बाद दूसरे नंबर पर तरलता किसकी आती है, M1 की आती है। हाँ जी, हाँ सेविंग्स और करंट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका यहां पे होता है M2। M2 को कोई ऐसा मनी का नाम नहीं दिया गया, बस M2 एक ऐसा एग्रीगेट होता है जिसमें पोस्ट ऑफिस के जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। मतलब यहां पर M2 एक मीजर आरबीआई ने अपने पास रखा हुआ है, जिसकी मदद से, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन इसकी मदद से आरबीआई ये पता कर पाता है कि पोस्ट ऑफिस के पास कितनी डिमांड सेविंग्स हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। कुछ लोग जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं ना, तो वो वाली सेविंग्स को यहां पर आरबीआई M2 में जोड़ देता है। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम M3 की बात करें, तो M3 को बोलते हैं यहां पर ब्रॉड मनी। ठीक है, ब्रॉड मनी में क्या होता है, यहां पर M1 होता है, M1 जो है ये पूरा रहेगा, प्लस इसमें क्या हो जाता है, कॉमर्शियल बैंक्स के साथ जो टाइम डिपॉजिट है, कॉमर्शियल बैंक्स के साथ
जो टाइम डिपॉजिट है, जो आपकी समय जमा है या समय देयताएं हैं, ठीक है, उनको भी यहां पर जोड़ दिया जाता है और तब जो वैल्यू आती है वो ब्रॉड मनी की आती है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? उसके अलावा चौथा आपका आ जाता है M4, तो सेम M4 में भी यही हो जाता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, और इसमें टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं। ये आपके 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं, M0, M1, M2 और M3, और ये M4 लास्ट में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। यानी कि M2 और M4 जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के लिए है, और M0 नैरो मनी और ब्रॉड मनी जो है आपका, वो बेसिक करेंसी के बारे में हमें बता रहा होता है। आरबीआई इन चीजों की मदद से ये पता करता है कि एक किसी दिए गए समय पर हमारे मार्केट में कितना मुद्रा चलन में है। क्लियर है? यहां पे कोई सवाल? हाँ जी, ठीक। तो आप लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखाए थे, तो 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहले लिख लीजिए सेविंग्स अकाउंट। तो ये सब तो बता ही लोगे यार, इसमें क्या लिखा है, बताओ सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? अच्छा, पेंशन सैलरी, पेंशन की बहुत टेंशन है तुम लोगों को, हैं? अब तो मिलेगी, खैर यहाँ पे ओपीएस है ना, कि यहाँ पे ओपीएस है, कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, एनपीएस है। अरे अब तो यूपीएस आ जाएगा, टेंशन मत लो, यूनिफाइड आ जाएगा। है एनपीएस करना, न्यू पेंशन में फायदा ज्यादा है, तुमको मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। यूपीएस में तुमको जो पर मंथ वाला है वो ज्यादा दिखेगा, बट वास्तव में जो गेन करोगे वो एनपीएस में ज्यादा गेन करोगे। आज वाले पेपर में निकला भी है कैलकुलेशन। किसमें? सरकार का बेनिफिट सब में है, बिना अपने फायदे के वहां कोई काम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपका बेनिफिट ज्यादा है एनपीएस में। एज अ मतलब हम अगर मनी ग्रोथ की बात करेंगे, तो भले ही हमको लगे कि पुराना पेंशन सिस्टम ज्यादा बढ़िया था, लेकिन जो वास्तव में हमारा पेंशन सिस्टम है वो एनपीएस ज्यादा बढ़िया है। वो खराब इसलिए लगता है क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमको करना पड़ रहा है। किस पे? हाँ, एनपीएस में, तो उसमें ग्रोथ के भी तो चांसेस हैं। तुम्हारा जो एनपीएस है वहां पर कॉर्पस तुमको कम मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो आपका सॉरी हाँ, एनपीएस का कॉर्पस जो एक वन टाइम पेमेंट मिलेगा वो कम मिलेगा, लेकिन बाद में तो आपको ग्रोथ मिलेगा। यूपीएस में तो आपको एक बार में ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन एक बार में ज्यादा वो महीने का कम मिले तो क्या मतलब फायदा है? हाँ, आज के पेपर में निकला हुआ है, उसको देखना अच्छे से, आज वाला पेपर का तो पेपर तो पढ़ते ही, पेपर से क्या मतलब है। तो सेविंग्स अकाउंट के खास बात क्या है कि सामान्य तौर पर ये घर द्वारा यूज किया जाता है, यानी कि यूज्ड बाय हाउस होल्ड, ग्रहों द्वारा यूज किया जाता है। यूज्ड बाय हाउस होल्ड, यूज्ड बाय हाउस होल्ड, ग्रहों द्वारा, घर द्वारा, घर, ग्रह। मिनिमम बैलेंस का बवाल होता है इसमें, होता है, ठीक है। देयर इज अ मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि आवश्यक न्यूनतम धनराशि होनी चाहिए, आवश्यक न्यूनतम धनराशि होनी चाहिए, है दूसरा पॉइंट है। पहले कुछ भी नहीं लिखे, काहे? पहला वाला क्या था? पहला था ग्रहों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अरे ये ग्रह बोलते, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, गृहों, गृहों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ग्रहों में वो ग्रह नक्षत्र पहुंच गए थे। गृहों द्वारा प्रयोग किया जाता है, और दूसरा है आवश्यक न्यूनतम राशि होनी चाहिए। हाँ, सेविंग के तीनों 4 पॉइंट लिखाएंगे चारों उसमें। रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ विड्रॉल, ठीक है, धन निकासी की सीमा होती है, धन निकासी की सीमा होती है। है जी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ विड्रॉल, धन निकासी की सीमा होती है। फिर लिखिएगा, इट इंक्लूड्स बोथ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, इट इंक्लूड्स बोथ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इट इंक्लूड्स बोथ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज।
इसमें दोनों समय एवं मांग देयताएं होती हैं, इसमें दोनों समय एवं मांग देयताएं होती हैं। अरे मांग एवं समय लिख लो, मांग एवं समय देयताएं होती हैं। ठीक है, मांग और समय देयताएं दोनों कैसे हो सकती हैं? तो जब आप सेविंग्स अकाउंट खुलाते हो तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे को जो है वहां पर ब्लॉक कर सकते हो और रोक सकते हो लंबे समय के लिए। ठीक है, बिना एफडी कराए भी आप अपने पैसे को होल्ड कर सकते हो अपने अकाउंट में। ठीक है, देयताएं दोनों होती हैं। ठीक है, फिर लिखिएगा करेंट अकाउंट, चालू खाता, बचत खाता, चालू खाता, बहुत चालू होता है। ठीक है, लिखिएगा नॉर्मली यूज्ड बाय बिजनेसेस, व्यापारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, व्यापारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। उच्च न्यूनतम धनराशि, दूसरा पॉइंट है उच्च न्यूनतम धनराशि की आवश्यकता होती है। हायर मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, हायर मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दीज अकाउंट्स, चालू खाते पर ब्याज प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, नो इंटरेस्ट इज बीइंग पेड ऑन दीज अकाउंट्स। ठीक है, देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स, देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स। जमा एवं निकासी की कोई सीमा नहीं होती, जितना मनो उतना पैसा में जमा करो, जितना मनो पैसा निकालो। ठीक है, हाँ, वहां पे कोई लिमिट नहीं होती। एक्चुअली वो बिजनेस, जनरली बिजनेस अकाउंट होता है, बिजनेस वाले बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसके रेगुलर ट्रांसफर तो होंगे ही ना, ट्रांजेक्शन होते रहेंगे, तो वो रोकेगा थोड़ी किसी को। ठीक है, और हाँ, हाँ, अरे वो सब कोई काम का नहीं, वो हम लोगों के काम का नहीं होता। किस पे? करेंट अकाउंट प्लस करेंट कासा रेशियो, उसका बैंकिंग सेक्टर पे कुछ फर्क पड़ता होगा, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। बट उसका क्वेश्चन क्वेश्चन कभी आया है? मैंने तो नहीं देखा। देखा है क्या क्वेश्चन कहीं पे न्यूज में? अच्छा, ठीक है, नहीं अच्छी बात है, लेकिन ये अभी कभी पढ़ा नहीं मैंने, देख लूंगा मैं। हाँ, हाँ, इसको मेंटेन करने का चार्ज तो लगता है करेंट अकाउंट को, करेंट अकाउंट को वो मेंटेन करने का चार्ज लेते हैं। अ चार्ज इज लेवाइड फॉर मेंटेनिंग करेंट अकाउंट, अ चार्ज इज लेवाइड फॉर मेंटेनिंग करेंट अकाउंट। जब देखिए करेंट अकाउंट सामान्यतः इसलिए खुलाया जाता है कि जब आप करंट अकाउंट को चला रहे होते हो तो बैंक उसमें काफी सुविधाएं आपको देता है। हर 6 महीने बाद आप उस पर पहले बात तो बिजनेस लोन ले सकते हो इजिली। ठीक है, दूसरी चीज, वहां पर आपके नंबर ऑफ विड्रॉल से कोई मतलब नहीं होता, अमाउंट ऑफ विड्रॉल से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे सेविंग अकाउंट में आप क्या है, महीने में 4 बार फ्री एटीएम निकाल सकते हो, उसके बाद नहीं निकाल सकते। वहां पर ऐसा कुछ नहीं, तुम दिन में 4 बार निकालो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक चार्ज पे कर रहे हो अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो ये सारी चीजें वहां पर हो जाती हैं। हाँ, हाँ, तो लिखा है तो मैंने कि न्यूनतम धनराशि की आवश्यकता होती है। हाँ, उच्च न्यूनतम धनराशि की आवश्यकता होती है। अलग अलग बैंक अलग अलग रखती होंगी, 8-10 हजार रखती होंगी, और क्या रखती होंगी। जैसे कि अब बैंक से एसबीआई 3 हजार रखता है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया 500 रखता है, तो अलग अलग बैंक अलग अलग रखती हैं, तो अलग अलग बैंक के लिए करेंट अकाउंट में भी अलग अलग होगा। ठीक है, ये कोई फिक्स थोड़ी है, इतना क्या जान के करना। लास्ट लिख लीजिएगा ओनली डिमांड लाइबिलिटीज, ओनली डिमांड लाइबिलिटीज, केवल मांग देयताएं, ओनली डिमांड लाइबिलिटीज, उसी में करंट में है जी, देयताएं का रेशियो। अच्छा, अरे बेटा वो फंडामेंटल्स को डिसाइड करने के लिए यूज होता है कासा रेशियो, वो हम लोगों के काम का नहीं है। ठीक है, किसी बैंक की हेल्थ कैसी है, जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने जाते हैं तो किसी बैंक की हेल्थ कैसी है देखने के लिए करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं,
करेंट अकाउंट में कितना पैसा है और सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है और उनके टोटल डिपॉजिट्स कैसे कितने हैं, उसके बिहाफ पर एक जो रेशियो निकल कर आता है वो ये बताता है कि अगर लोअर रेशियो है, अगर लोअर रेशियो है तो हमारा क्या है कि जो बैंक है वो कम खर्चे पर ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है, ठीक है। और अगर वहां पर रेशियो ज्यादा हो जाता है तो वो ज्यादा खर्चे पर कम प्रॉफिट कमा रही है। इसका मतलब जो जिसके पास हायर कासा रेशियो होगा उस बैंक में निवेशक निवेश नहीं करेंगे, तो वो निवेशक के स्तर की बात है। वही हम कहेंगे पढ़ा क्यों नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए, ठीक है। न्यूज में आपने एचडीएफसी बैंक के बारे में पढ़ा होगा अभी जल्दी में ही, जब भी पढ़ा होगा क्योंकि वही न्यूज में चल रहा है, बट ठीक है ये हमारे काम का नहीं है। बाकी जानकारी है तो अच्छी बात है, ठीक। लास्ट लिख लीजिएगा एफडी एंड आरडी अकाउंट। कौन सी किताब पढ़ती हो तुम, है क्यों, है जी? हाँ लास्ट एफडी एंड आरडी अकाउंट, हाँ हाँ एफडी आरडी एक ही में। क्या होता है एफडी आरडी में फर्क? हाँ बिल्कुल, एफडी में क्या होता है एक लमसम अमाउंट आपको एक बार में जमा करना होता है और वो आपको इतने समय के लिए फिक्स हो जाएगा। आरडी में क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप जमा कर सकते हो, ठीक है, वहां पर आप सेविंग्स कर सकते हो। तो एफडी एंड आरडी अकाउंट में लिखिएगा दिस इज यूज्ड बाय बोथ, दिस इज यूज्ड बाय बोथ, ये दोनों एक बार में लमसम अमाउंट जमा करना पड़ेगा। हाँ एफडी लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट करता है आदमी, 1 साल 3 साल 2 साल उसी लिए करता है। आरडी में टाइम पीरियड होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको 10,000 की एफडी करानी है, तो 10,000 की एफडी का मतलब ये है कि आपको एक बार में 10,000 दे देना है और 3 साल 2 साल जितने के लिए कराओगे उसके बाद मिलना के। आरडी में आपको 10,000 की आरडी करानी है और 5 महीने में आप जमा करना चाहते हो तो 2-2 हजार करके 5 बार में जमा कर दो, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद मिलना के, ये होता है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड आरडी, ठीक है। तो लिख लीजिएगा एफडी और आरडी में फर्क। इट इज यूज्ड बाय बोथ बिजनेस एंड हाउस होल्ड्स, या गृहों और व्यापारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, व्यापारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। उच्च ब्याज दर प्राप्त होती है, एफडी पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है सामान्य तौर पर, ठीक है। कुछ बैंकें तो 7.5% तक भी दे रही हैं प्रमोशन के लिए, वो कुछ समय तक देंगी अभी। उच्च ब्याज दर प्राप्त होती है, हायर इंटरेस्ट रेट इज बीइंग पेड, ठीक है। कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल अप टू अ टाइम पीरियड, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल अप टू अ सर्टेन टाइम पीरियड, एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए धन निकासी पूर्णतः निषेध होती है, एक निश्चित अवधि के लिए धन निकासी पूर्णतः निषेध होती है, पूर्णतः निषेध होती है, ठीक है। ओनली टाइम लाइबिलिटीज आर देयर, केवल समय देयताएं होती हैं, बस समय देयताएं होती हैं, केवल समय देयताएं होती हैं। कौन सा, यही लास्ट वाला, ओनली टाइम लाइबिलिटीज आर देयर, केवल समय देयताएं होती हैं। तुम तो क्लास में बैठ गई, तुम तो कही थी क्लास में नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा फिर क्या है, हेडिंग डालिएगा मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। बढ़ो फिर आगे हम आज बैंक शुरू करें यार, लेकिन आज तुम लोगों ने चालाकी से क्लास 2 ही घंटे करवा दी है, ठीक है। लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई में, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी the total stock of money in circulation among the public at particular point of time is called money supply। छूट गया है जी, ठीक है। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन among the public
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। किसी विशेष समय बिंदु पर, किसी विशेष समय बिंदु पर जनता के बीच प्रचलन में कुल मुद्रा स्टॉक, प्रचलन में कुल मुद्रा स्टॉक को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है जी। किसी विशेष समय बिंदु पर जनता के बीच प्रचलन में कुल मुद्रा स्टॉक को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है जी। फिर छूट गया। इट measures द टोटल परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमी। It measures the total purchasing power of economy. It measures the total purchasing power of economy. यह अर्थव्यवस्था की कुल क्रय क्षमता को बताता है, कुल क्रय क्षमता को बताता है। सब हेडिंग दीजिएगा, टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई, टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई, कुल क्रय क्षमता को बताता है। क्रय क्षमता, क्रय क्षमता। अरे वो कौन थे जिनको हिंदी की कल दिक्कत थी? आप थे पीछे कल? अच्छा आया नहीं ना? हाँ वो नहीं आया, कोई बात नहीं, संडे है आज, अब वो आएगा नहीं। हाँ नहीं इंसल्ट, अरे यार हम वो पहले ही बताया, विद्यार्थी जीवन में बेइज्जती थोड़ी होती है, तो इज्जत कौन सी है? हैं? हमारे टीचर कहा करते जब तक विद्यार्थी हो अपने आप को सबसे बेइज्जत आदमी समझना। अब गुस्सा आ गए हम लोग, कहे ऐसा कहा है? तो कहे एक बात बताओ, पिताजी तुम्हारे भले ही मुख्य सचिव हो, लेकिन अगर तुम फीस जमा करने आओगे तो सर जी 500 कम कर लो। पापा पूरी फीस लेके आए हैं, उसमें कोई कोताही नहीं, हो सकता है पापा 500 बढ़ा के बताए हो, लेकिन यहाँ आके भीख मांगेंगे सर थोड़ा कम कर लो, बहुत ज्यादा फीस है। ठीक है, तो विद्यार्थी से ज्यादा बेइज्जत आदमी कोई नहीं होता। और अगर इतना ही इज्जत बेइज्जती का ख्याल रहता है तो फिर बाहर रखा करो, यहाँ आने क्या मतलब? हमें तो समझ में नहीं आता कि हम लोग के इस जीवन में इज्जत क्या है। ठीक है, देखो इज्जत विकास विकीर्ति सर की है, अवध ओझा की, उनको बेइज्जती फील होनी। भाई मैं क्या हूं अभी यार, मुझे कितने लोग जानते हैं? कुल मिला के 1500 लोग। भाई मैंने 8 10 12 15 बैच पढ़ाए हैं अभी तक। ठीक है, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, हाँ 15 बैच पढ़ा चुका हूं मान लो। अब 15 बैच में ज्यादा से ज्यादा 1500 2000 बच्चा होगा, तो 2000 में क्या ही बेइज्जती, क्या ही इज्जत। ठीक है, इज्जत बेइज्जती यहाँ नहीं होती। इज्जत बेइज्जती होती है जब आप बड़े हैंड पे होते हो, बड़े लेवल पे होते हो, जब पद पे बैठ जाना वहां इज्जत होती है, यहाँ कोई इज्जत नहीं। ठीक है, इज्जत बाहर छोड़ के आया करो। और बाकी ज्यादा इज्जत के भूखे हो तो बताना, किसी दिन अच्छे से करेंगे। लिखिएगा, टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को मापने के उपकरण। मुद्रा आपूर्ति को मापने के उपकरण। देखिए व्यक्तिगत जीवन पे कमेंट हो वो गलत है, किसी के द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत जीवन है, बाहर कोई क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना। आप लोग भी पीछे से कमेंट कर देते हो, आवाज यहाँ तक आती है लेकिन इग्नोर कर देते हैं। ठीक नहीं सुनाई सब देता है। लिखिएगा पहले, आरबीआई हैव टोटल 5 monetary aggregates. RBI have total 5 monetary aggregates used to measure money supply. RBI के पास कुल 5 मौद्रिक समुच्चय मुद्रा आपूर्ति को मापने के लिए हैं। मुद्रा आपूर्ति को मापने के लिए हैं, उसको टीप लो। ठीक है, इसको टीप लो।
इतनी इंग्लिश तो आती होगी। हाँ, मापने के लिए है। पहला लिखिएगा M0 और इसके आगे लिखिएगा आरक्षित मुद्रा या रिजर्व मनी। ठीक है, पहला है M0, और अगर हिंदी में लिखना हो तो बता दीजिए, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, अपना डिक्टेट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। RM मतलब रिजर्व मनी, आरक्षित मुद्रा, रिजर्व मनी। हाँ हाँ, इंग्लिश में ही लिख लो, बाकी हम समझ में तो आएगी, ना समझ में आया तो बता दो, हम लिखवा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिजर्व मनी, आरक्षित मुद्रा, यह है चलन में मुद्रा। पहला इसमें है चलन में मुद्रा, मनी इन सर्कुलेशन का मतलब है चलन में मुद्रा। डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब है आरबीआई के पास जमा प्लस अन्य जमा। इसको हटा देंगे। नेक्स्ट, अदर डिपॉजिट्स, अन्य जमा। फिर ऊपर लिखिएगा M1 नैरो मनी, संकुचित मुद्रा। नैरो मनी, संकुचित मुद्रा, संकुचित मुद्रा, संकुचित मुद्रा। यह है आपका करेंसी विद पब्लिक, यानी कि जनता के पास मुद्रा। फिर वाणिज्यिक बैंकों के पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमा प्राप्तियां, मांग जमा प्राप्तियां, वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमा प्राप्तियां। ये सब हटा दो, हम टीपने कहे कहो, ये भी टीप लिए साइड में। मांग, आरबीआई के पास मांग जमा प्राप्तियां, प्राप्तियां। M2 को नहीं, कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा M2 नैरो मनी, बट नैरो मनी सिर्फ M1 है, ब्रॉड मनी सिर्फ M3 है। शायद एक बुक है, मुझे अभी बुक का नाम नहीं याद रहा, उसने, उस बुक ने भी क्या किया है, M3 और M4 दोनों को ब्रॉड मनी बोला है। ठीक है, रमेश सिंह ने भी बोला है क्या? हाँ, मतलब कई एक, किसी एक बुक में है, मुझे बुक का नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रॉड मनी सिर्फ और सिर्फ M3 है, नैरो मनी सिर्फ और सिर्फ M1 है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। M2 और M4 जो है एक्स्ट्रा मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं, जिनको आरबीआई सिर्फ इसलिए लाता है क्योंकि उसके पास पोस्टल सेविंग्स का कोई अकाउंट नहीं होता है। और वो पोस्टल सेविंग्स का डेटा कहां से लेके आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल सर्विसेज हैं, इसीलिए आरबीआई के पास उनका कोई डेटा नहीं होता। ठीक है, तो वो अलग से उन्होंने मॉनेटरी एग्रीगेट्स निकाले हैं, लेकिन जो ब्रॉड मनी है वो सिर्फ M3 है। कई बुक्स में ये कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, बट जो आरबीआई कहता है, आरबीआई की वेबसाइट कहती है, वो सिर्फ M3 को मानती है। और यूपीएससी और आपका यूपीपीसीएस तीनों आपके इसी को मानते हैं सिर्फ। ठीक है, M4 को वो ब्रॉड मनी नहीं मानते। तो कहीं अगर M3 और M4 दोनों लिखा हो तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ M3 है। कई किताबों में गलती है। इसको व्यापक मुद्रा, उसके बाद में ये आपका ये पोस्ट ऑफिस, डाक खाने के पास मांग प्राप्तियां, डाक खाने के पास मांग जमा प्राप्तियां। हाँ हाँ, बुढ़े लोग वही जमा करते हैं, वो सबसे सेफ रहता है ना। है पोस्ट ऑफिस डिमांड सेविंग्स, डिमांड सेविंग्स, पापा लोगों से पूछना। और पोस्ट ऑफिस में जमा करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, कई स्कीम्स मिलती है ना उनको वहां पे। अरे वो तो कर दिए, 8500 खटाखट है। बहुत लोगों को वादा किया गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस में बेसिकली बहुत सारी स्कीम्स मिलती हैं, जो हमारे एल्डरली पीपल्स हैं वो बहुत ज्यादा उसमें स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए वहां जमा करते हैं। इवन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को शुरू भी इसीलिए किया गया बाद में, जब सरकार ने देखा कि लोग पहले से जमा करते चले आ रहे हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया। जब चिट्ठी तो वैसे भी कोई नहीं लिखता, सब व्हाट्सएप पे ही हाई हेलो कर लेते हैं, तो कम से कम इतना बड़ा जो नेटवर्क हमने फैला रखा है
65,000 डाक खानों का। इसका प्रयोग बैंकिंग सेगमेंट की तरह किया जाए क्योंकि सबसे दूर दराज के इलाकों में भी हमारे पास डाक खाने हैं, ठीक है, इसलिए। ब्रॉड मनी है व्यापक मुद्रा, और उसमें आपका है M1 प्लस कॉमर्शियल बैंक के पास समय प्राप्तियां, जो समय प्राप्तियां हैं, ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंकों के पास समय प्राप्तियां हैं, वो आपका वहां पर M1 में M3 में आ जाएगा, ब्रॉड मनी में, ठीक है। और M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। नहीं नहीं, टाइम डिपॉजिट ऐड होगा ना। M3 में जो आपका ये तो आ ही गया ना, M3 में आपका M1 आ गया, ठीक है, और M1 में आपका टाइम डिपॉजिट्स आ गए ये वाले, ठीक है। उसके बाद यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो आ गए, वो ये इंक्लूड थोड़ी होगा इसमें आपका एक्स्ट्रा वाला। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो ऐसे इसी सीक्वेंस में रहेगा पूरा, वो नहीं आएगा उसमें। जनरली इसको, इसमें जो आपका M4 होता है, M4 में कंप्लीट बैंक की शीट्स आ जाती हैं, जितनी भी बैंक की आपकी शीट्स होती है वो सब आ जाती हैं इसमें। एक और चीज में लिख लीजिएगा, लिक्विडिटी ऑर्डर साइड में, लिक्विडिटी ऑर्डर, लिक्विडिटी ऑर्डर, तरलता ऑर्डर को क्या बोलते हैं, हाँ, तरलता क्रम। तो उसमें लिखिएगा सबसे ज्यादा तरल होता है M0, फिर M1, फिर M2, फिर M3, इस तरह से तरलता क्रम में लिखिएगा सबसे ज्यादा M0, M0 ऐसे लिख लीजिए, M1, M2, इस तरह से पूरा। और नोट करके एक और लाइन लिख लीजिएगा, नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा, साइन सही तो है, सबसे ज्यादा M0 का है, उससे कम M1 का है, उससे कम M2 का है। अरे मैथ हमारी ठीक है। इतनी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करूंगा, बड़ी जो छोटी छोटी गलती हो सकती हो जाए, ये सब नहीं करेंगे यार। कौन सा लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है। अ, फिर लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, द डेटा फॉर रिजर्व मनी इज रिलीज्ड ऑन वीकली बेसिस, द डेटा फॉर रिजर्व मनी इज रिलीज्ड ऑन वीकली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, and for M1 and M3 on every fortnight. M1 and M3 on every fortnight. Reserve money is published weekly. लिखिएगा नोट करके, आरक्षित मुद्रा के लिए डाटा साप्ताहिक रूप से एवं M1 और M3 के लिए डाटा प्रति पखवाड़े, M1 एवं M3 के लिए डाटा प्रति पखवाड़े पर जारी की जाती है। यू नो व्हाट इज पखवाड़ा, 15 डेज, हाँ, प्रति पखवाड़े पर जारी की जाती है, या 14 डेज, 14 डेज, एवरी 14 डेज, एवरी सेकेंड फ्राइडे, हर सेकेंड फ्राइडे को RBI कैश रिजर्व रेशियो CRR और SLR भी चेक करता है बैंकों का, और हर जो है सेकेंड फ्राइडे को ये भी डेटा रिलीज करता है, इसीलिए बैंक, हाँ, पखवाड़ा, अरे प्रति 14वां दिन, प्रति 14वां दिन लिख लो, हाँ, प्रति हर 14 दिन पे जो है डेटा जारी की जाती है, हर 14 दिन पे। देखो हिंदी बोल दो तो भी आए कर रहे हैं, ठीक है, फोर्टनाइट बोलो तो कहेंगे स्पेलिंग बता दो, ठीक है, और क्या चाहिए। तो जब अभी CRR और SLR बताएंगे तो उसमें भी ये चीज नोट कराएंगे कि RBI, जैसे कि बैंक लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी धोखा करने की कोशिश करते हैं, तो बैंक गड़बड़ ना करने पाए इसीलिए हर सेकेंड फ्राइडे को RBI क्या करता है, चेक करता है कि आपके पास CRR मेंटेन्ड है नहीं मेंटेन्ड है, आपके पास SLR मेंटेन्ड है कि नहीं मेंटेन्ड है, और आप सारे नॉर्म्स को फॉलो कर भी रहे हो या सिर्फ हवाबाजी में काम चल रहा है। समझ रहे हो, हर सेकेंड फ्राइडे को, हर सेकेंड फ्राइडे को, जैसे मान लीजिए ये वाला फ्राइडे है, इसके बाद जो अगला फ्राइडे है उस पर कर लेंगे उसमें, ठीक है। चेक थोड़ी करना, उनसे कहेंगे डेटा भेजो, डेटा भेजने के बाद ऑडिट करा देंगे,
ठीक है, गड़बड़ निकली तो सीधे लाइसेंस कैंसिल, बात खत्म। कौन सा उनको कहीं कुछ लेने जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया के बारे में और डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के बारे में। तो जब भारत में हम बैंकिंग की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहली बैंक कब खुली थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। इसे लिखा दिए थे क्या है? हमको लग रहा है कि ये वाली चीज हम थोड़ी थोड़ी पढ़ा के गए थे। ईमानदारी से बता दो। पता मतलब मुझे याद आ रहा, पता नहीं क्यों। तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनी थी। उसके बाद अच्छा अच्छा, तो पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित होने वाली बैंक कौन सी है? कब बनी थी? ठीक ठीक, गुड। चलिए, तो भारत में जो बैंकिंग की शुरुआत है, बेसिकली अगर हम भारत में बैंकिंग की बात करें तो ये कोई नया हमारे यहाँ वो ऑक्यूपेशन नहीं है। हमारे वैदिक पीरियड में भी ये चला आ रहा था। हमारे यहाँ पे एंशियंट टाइम पे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हमको इसके ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। आपको हड़प्पा पे ट्रेसेस कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आपका जो ग्रेट ग्रेनरी था उसका इंटरप्रिटेशन कुछ लोग एज अ बैंक करते हैं, एज अ स्टोरेज हाउस करते हैं। तो मतलब हमें क्लियर तो नहीं पता, बट हमें ट्रेसेस मिलते हैं, इसलिए मैंने वर्ड ट्रेसेस यूज किया कि हमें कुछ सबूत वहां पर प्राप्त होते हैं। इवन वेदों में तो हमको प्रॉपर लिखा हुआ मिलता है कि वेदों में एक वर्ण होता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण का काम क्या होता था? ब्याज पर धन को जारी करना। वैश्यों का काम यही होता था कि वो ब्याज पर धन को जारी करते थे और उससे होने वाले लाभ से वो अपना घर चलाते थे, अपना काम करते थे। दैट मीन्स कि एक बैंकिंग सिस्टम तो हमारे यहाँ था, ठीक है। लेकिन मिडाइवल पीरियड में हमारे यहाँ पर चीजें ज्यादा डेवलप नहीं हुई। बट आफ्टर द इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने देखा कि इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया में बैंकिंग जो है बहुत तेजी से चल रही है और बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ठीक है। बड़े बड़े साहूकार हैं, बड़े बड़े जो लाला लोग हैं, वो गांव में पैसा ब्याज पर देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कमा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इतनी बड़ी मार्केट को हम फॉर्मलाइज करें और इससे प्रॉफिट कमाने का हम प्रयास करें। और यहीं पर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहला प्रयास वो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान से करते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक ऑफ हिंदुस्तान फेल हो जाती है। लेकिन फेल होने के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जब फेलियर आता है तो कुछ नए सबक देके जाती है। तो वहां पर कुछ सबक मिलते हैं और उन चीजों को चेंज करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से एक्सपेरिमेंट करती है और अगेन यहां पर बैंकों का निर्माण करना शुरू करती है, जिसमें सबसे पहला बैंक का निर्माण करती है 1806 में, जिसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसको बाद में बदलकर बैंक ऑफ बंगाल भी कर दिया गया। बैंक ऑफ कलकत्ता सक्सेसफुल हुई। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी यहां पर शुरुआत की गई। बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीन बैंकों की शुरुआत की गई और ये तीन बैंकें जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, ठीक है। आज भी इनका वजूद है, इस नाम से नहीं, इनका नाम बदल दिया गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास ने मिलकर यहां पर काम करना शुरू किया। जब यहां पर बैंकिंग सेक्टर में देखा गया कि ब्रिटिशर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे देश के लोगों ने भी इसमें हाथ आजमाने की कोशिश की और इसमें हमको इलाहाबाद बैंक देखने को मिलती है और बाद में पंजाब नेशनल बैंक भी देखने को मिलती है, जो पूर्णतया भारतीयों द्वारा संचालित, भारतीयों द्वारा बनाई गई बैंक थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर देखेंगे तो 1900 के पहले दशक में, यानी 1900 से लेकर 1910 तक भारत में कई बैंकों का उद्भव हुआ। इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, ये पहले 2 दशक बोल दे, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ बैंकें 1913-14 में भी हुई गदर पार्टी रिवॉल्यूशन के टाइम पे। तो पहले 2 दशक में यहां पर बैंकों की भरमार आई और बहुत सारी बैंकें खुलना शुरू हुई, ठीक। लेकिन 1920 के बाद हमें एक चेंज देखने को मिलता है, जब ब्रिटिशर्स पहली बार कंसोलिडेशन करते हैं बैंकों का, ठीक है। यहां पर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज करते हैं और इन बैंकों को एक नए नाम से चलाना शुरू करते हैं। 1921 में इनका मर्जर किया जाता है और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इनका संचालन किया जाता है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को यह ड्यूटी दी जाती है कि भारत में जो भी मौद्रिक नीति के कार्य होंगे वो इनको करने होंगे, ठीक। पैसा अभी भी वहां छप रहा था ग्रेट ब्रिटेन में, लेकिन यहां पर ये कहा गया कि तुम ये संचालन सारा का सारा कर रहे होगे, ठीक है। फिर हम 1947 में आजाद होते हैं, लेकिन 1947 और 1921 के बीच में भारत में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिससे बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। कुछ डेटा रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भारत में इन 30 सालों में 3000 से भी ज्यादा बैंकें फेल हुई थी।
मतलब छोटी मोटी बैंकें मिलाकर 3,000 से भी ज्यादा बैंकें खुली और बंद हो गई और बुरी तरीके से फेल हो गई। उनके कारण क्या है अभी उनको हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश जारी रहेगी, बैंक खुलती रहेंगी, चलती रहेंगी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी फेज में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनने के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि हम पैसा कहीं और छापें और संचालन किसी और से कराएं तो शायद दिक्कत होगी या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने एक लॉ के तहत आरबीआई एक्ट बनाया 1934 में, और आरबीआई अधिनियम 1934 को बनाने के बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जो मॉनेटरी पॉलिसी का काम थे वो छीनकर उसको दे दिए गए, क्योंकि वो एक लॉ के द्वारा बनी थी, एक नियम के द्वारा बनी थी, तो वो डायरेक्ट कंट्रोल में थी अंडर दी आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो यानी कि अब उनके पास एक निकाय हो गया था जो आपका संचालन भी कर रहा था और उनकी मौद्रिक नीतियों का पालन भी कर रहा था, ठीक। हम आजाद हुए 1947 में। 1949 में भारत सरकार ने उसी आरबीआई एक्ट को इंडियनाइजेशन कर दिया, उसका भारतीयकरण किया और 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण करते हुए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बैंक बना दी, जहां पर मुद्रण का कार्य और संचालन का कार्य दोनों के दोनों आरबीआई को सौंप दिए गए। क्योंकि वो उसमें पारंगत थी तो भारत सरकार ने सोचा कि कोई नया संस्थान बनाने से बेहतर है इसी का भारतीयकरण कर दिया जाए, और इंडिजनाइजेशन करने के बाद वो हमारे भारत के लिए सारे के सारे काम करने लगे जो बाकी बैंक हमारे कर रहे थे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि 1920 से 21 से बाद से 1947 तक में ये 3,000 वाला जो डेटा है, बात बहुत ज्यादा ऑथेंटिक तो नहीं लगता, बट मान लेते हैं 3,000 नहीं तो 1,500 2,000 तो फेल हुई होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा बढ़ाकर बताने की आदत भी है लोगों को, ठीक है। तो हमने कह दिया कि मान लेते हैं 2,000 भी फेल हुई, तो अगर किसी देश में इतनी भारी संख्या में बैंक फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे के तो कुछ कारण होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अब हमको यहां पर समझने की जरूरत है कि आखिर वो कौन कौन से कारण रहे थे जिनकी वजह से हमारे भारत में स्टार्टिंग फेज में बैंक फेल हुई, और जिसकी वजह से बाद में भारत सरकार को आजादी के बाद जब बैंकें बनी तो लोगों को भरोसा दिलाने में बहुत समस्या हुई कि हाँ जो ये बैंकें बनाई गई हैं ये आपके लिए बनाई गई हैं, ये आपकी सुविधाओं के लिए बनाई गई हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो दादा बाबा लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक हिचक रहती है कि नहीं बैंक में पैसा मत जमा करो, ये लोग भाग जाएंगे, ठीक है, पैसा मत जमा करो, ये लोग भाग जाएंगे, ये लोग चले जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। वो कहेंगे कि पैसा तकिए के नीचे रख लेंगे लेकिन बैंक में जमा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कुछ कारणों की यहां पर समीक्षा करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि नेग्लिजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो बैंक का प्रशासन था कहीं ना कहीं उसके अंदर जवाबदेही की कमी थी और वो चीजों को नकारता था। नकारता मतलब जो उसके पास काम आए उसको टाल दिया, उसको सीरियसली नहीं लिया, अपनी बैलेंस शीट्स पर काम नहीं किया, ठीक है। लोन भी देना है तो उसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से जो है आपका सर्वे नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, ये सारी समस्याएं आती थी। दूसरी यहां पर हमें जो समस्या देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि हमने डिपॉजिट तो शॉर्ट टर्म के लिए और लोन लॉन्ग टर्म के दे दिए। ऐसे समझिए जैसे हम आज के समय पे हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा बैंकिंग सिस्टम इस बेसिस पे काम करता है कि हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने एफडीज करा कर रखी हैं, कुछ लोगों ने अपना करोड़ों का पैसा हमारे बैंकों में जमा करा रखा है, और ये उम्मीद रहती है कि आने वाले 5-10 सालों में एक बार में सभी लोग पैसा मांगने नहीं आने वाले, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या किया गया, यहां पर छोटी अवधि के लिए डिपॉजिट जमा किए गए, यानी कि बैंकों को प्रमोट कराने के लिए लोगों के बीच में ये बोला गया कि आप हमारे पास 1 महीने के लिए पैसा जमा करा दीजिए, 1 महीने में आपका पैसा 1% अतिरिक्त बढ़ के आ जाएगा। यानी कि लोक लुभावन वादे किए गए और वहां पर उनको भी प्रलोभन दिया गया कि हमारी बैंक में आप खाता खुलाइए। अब लोगों ने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट तो कर दिए, अब बैंकों का बिजनेस चलना है लोन से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर किसी को इंटरेस्ट प्रॉफिट प्रॉमिस किया है तो इंटरेस्ट जो प्रॉमिस किया वो कहां से देंगे, बिजनेस से कमाएंगे तब तो प्रॉफिट आपको देंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट दिए और उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन दे दिया। अब लोन वापस आने में धीरे धीरे समय लग रहा है और लोग उनके दरवाजे पे 1 महीने बाद खड़े कि भैया लाओ हमारा 10 रुपए का 11 रुपए बनाने को बोले थे तुम, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, धीरे धीरे बैंकों के जितने सब असेट्स थे वो बिकते चले गए, ठीक है, मतलब जो उनके पास खुद का था घर का पैसा भी लग के चला गया। तीसरी चीज, बैंकों ने कभी भी एसेट क्रिएशन पर ध्यान नहीं दिया। एसेट क्रिएशन का मतलब यह है कि देखिए नॉर्मल तरीके से आजकल के टाइम पे अगर आप बैंकों को देखोगे तो बैंक जो है वो लोन देती हैं तो लोन के साथ साथ कहीं ना कहीं संपत्ति का निर्माण भी साइड बाय साइड करती रहती हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो कम से कम उस संपत्ति को बेच के हम डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रखेंगे, ठीक है। लेकिन उस टाइम के जो बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए थे वो कहीं ना कहीं इनफेक्टिव थे और उन्होंने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे बैंकिंग एसेट्स का निर्माण नहीं किया, जो खुद के एसेट्स थे वो तो बिक ही गए थे पहले ही, तो ये प्रॉब्लम्स हुई।
साथ ही साथ जो मैनेजर्स हायर हुए, जो एडमिनिस्ट्रेशन हायर हुआ, वहां पर फेवरेटिज्म चला। मतलब भैया हम बैंक खोलने जा रहे हैं तो चाचा का लड़का ले आए, मामा का लड़का ले आए, बुआ की लड़की ले आए और हमने कहा कि हमारी बैंक शुरू हो गई। ठीक है, अब एक परिवार में सभी एफिशिएंट तो नहीं हो सकते ना, और फेवरेटिज्म में जहां भी फेवरेटिज्म आ जाता है वहां भी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो बैंकिंग सिस्टम था वो खराब होने लगा, वो बर्बाद होने लग गया। और इन सब कारणों की वजह से धीरे धीरे जो लोगों का ट्रस्ट था वो भी पूरी तरीके से टूट गया और लोगों ने बैंकिंग सिस्टम से अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया। फिर जो नई बैंक खुल भी रही थी उसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से चाह कर भी हम बैंकिंग को डेवलप भारत में नहीं कर पाए, और धीरे धीरे जो रिमोट एरियाज में थे वहां से हम लोग दूर होते चले गए। और इन सब चीजों के पीछे बैक फ्रंट पे जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो उसी तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि लाला जी पैसे में कोई भी रिश्तेदारी नहीं निभाते थे। उनका कहना था कि तुम हमसे पैसा ले जा रहे हो तो जमीन गिरवी रख के जाओ, चाहे तुम हमारे सगे लड़के ही क्यों ना हो। आपने मूवीज में देखा होगा कि लाला जी बड़े काइया टाइप के होते थे, मतलब वो दिखाया जगह कि वो साहूकार हैं। ठीक है, मदर इंडिया मूवी में देखे हो ना कि वो मतलब इतना काइया टाइप के होते थे कि अपने घर वालों को पैसा ना दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, दरअसल वो प्रिडिक्शन हमारे एज ह्यूमैनिटी के हिसाब से खराब हो सकता है, लेकिन जो उनके बिजनेस एथिक्स थे, बिजनेस ऐसे चलेगा कि हम व्यापार करने बैठे हैं, परिवारवाद नहीं, परिवार में हम नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि परिवार वाले क्या, उनको पता चल जाएगा कि ये परिवार को फ्री में पैसा दे देता है तो वो तो खाने बैठे ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने मतलब क्या किया, भले ही इनफॉर्मल थे बट कुछ चीजों को उन्होंने फॉलो करते करते अपने आप को एक्सपैंड करके रखा। इसीलिए इवन 1990s तक, 1990 के भारत तक हम देखने को मिलता है कि अधिकतर ऋण बाजार पर जो कब्जा था वो अनौपचारिक क्षेत्र का था। आज भी जो भारत के कृषि बाजार हैं, जो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर अधिकतर जो ऋण होता है वो आपके लोकल वेंडर्स देते हैं, लोकल लेंडर्स देते हैं। ठीक है, वो आज भी लोग गांव से बाहर नहीं जाना चाहता पैसा लेने के लिए, वो बैंकों में प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करना चाहते, वो अपने जमीन को कुछ समय के लिए गिरवी रखना ज्यादा बेहतर समझते हैं कि हम ये करके अपना पैसा ले लेंगे, जब फसल होगी तो पैसा वापस कर देंगे, और बैंकों के प्रोसीजर्स में नहीं फंसना चाहते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही। तो एक जमाना वो था जहां पर लोग बैंकिंग पे भरोसा नहीं करते थे, और एक जमाना ये है जहां पर हमने हर चीज को अचीव कर लिया है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत 72% लोगों के पास भारत में वर्तमान में बैंक खाता है। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर इस बारे में बताएंगे। कार्ड से निकाल लेंगे। हाँ हाँ निकाल लेंगे। कभी भी बैंक शुरू हो जाता है 10-15 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। कार्ड नहीं हो तो समझ सकते हो, नहीं बताना तो देंगे। तो कहाँ थे हम? हाँ, बैंकों के फेल होने का रीजन क्या था वो बता रहे थे। तो हम्म हाँ, हम कह गलत थोड़ी बोल रहे, तुम हमने कब कहा गलत हो तुम। ठीक है, बस तुमने उसको थोड़ा इलेबरेट किया। बिल्कुल सही बात है, देखिए नेग्लिजेंस था। और वो लोग क्या, देखिए अमेरिका वाली बात तो जरा दूर की बात है। ठीक है, दरअसल बैंकिंग जो हमारी है वो, और जो अमेरिका में निवेश कर रहे थे वो बहुत लिमिटेड लोग थे। ठीक है, बहुत लिमिटेड लोग थे। ठीक है, दरअसल दिक्कत यहाँ पर क्या थी, करप्शन थी मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट जो था वो क्या करता था, वो ज्यादातर ये सोचता था कि हम क्या करें, बस अपने लाभ के लिए काम करें। और उसके अलावा
यहाँ पर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई वो लाभ की वजह से नहीं हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई जो असेट क्रिएशन और लाइबिलिटी को मैच कर, जो मिसमैच हुआ उसके बीच में, कि हमने जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स लिए और जो लॉन्ग टर्म लोन दिया, ठीक है, इसके बीच में जो मिसमैच हुआ, सबसे ज्यादा फेलियर्स बैंक के इसके हुए। जैसे मान लीजिए हमने आपसे 5 रुपए लिए, हमने इनसे 5 रुपए लिए, हमने इनसे 5 रुपए लिए, तो हमारे पास 15 रुपए हो गए, और हमने कहा कि आपको हम 1 महीने में जो है पैसा 1-1% बढ़ाकर दे देंगे, यानी कि 6-6 रुपया दे देंगे, 1-1% नहीं हुआ खैर, लेकिन 6-6 रुपए दे देंगे, 1-1 रुपया बढ़ा के। तब तक हमारे पास क्या आया, हमारे पास मान लेते हैं कि नवलेश आते हैं, वो कहते हैं कि हमको 12 रुपए लोन चाहिए, और हम आपको जो है 3 महीने बाद 20 रुपए दे देंगे। अब हमको दिखा कि यार हमको बाकियों को 1-1 रुपया देना था, लेकिन मेरा 5 रुपए का फायदा होता। मैंने क्या किया, इनको 3 महीने के लिए 12 रुपए दे दिए, ठीक। अब आप लोगों को तो मैंने 1 ही महीने का वादा किया था। अच्छा, लोगों के अंदर क्या था, भारत की बैंकिंग जो हैबिट्स है वो खराब थी, हमेशा से खराब रही है, आज भी खराब है, कि अगर वहां पर 1 महीने बाद पैसा मिला तो 1 ही महीने बाद खड़े हो गए जाके, भाई हमारा पैसा लाओ 1 रुपया बढ़ा के। अब हमारे पास बचे हैं 3 रुपए और देने हैं हमको 18 रुपए, ठीक है। तो ये जो आपका असेट क्रिएशन और लाइबिलिटी में मिसमैच हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई। देखिए, अगर वो प्रॉफिट कमाने के लिए जा रहे थे यूएस में तो अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाते तो आपको ही देते, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा वो आपसे लेके गए थे। एक रीजन वो भी था कि हालांकि वो बहुत ज्यादा ले गए पैसा और यहां पर चीजों को मैनेज नहीं किया प्रॉपरली, ठीक है। सारे थोड़ी ब्रिटिशर्स थे, हमारे यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये हमारे यहाँ के बड़ौदा के महाराजा ने खोली थी, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों ने खोली थी कि भारतीयों का भला हो सके, ठीक है। इवन जो आपका ये कौन सी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1912-1919 में खोली थी, ये भी भारतीयों द्वारा खोली गई थी, बहुत सारी बैंक भारतीयों द्वारा खोली गई। तो बड़े व्यापारी को करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट मार्केट तो वही थे। देखिए, हमारे यहाँ पर जो पैसा दिया जाता, लोन आप किसको लोन देंगे, देखिए लोन हम हमेशा व्यापारियों को ही देंगे। आज भी आप देखोगे तो आप जब लोन लेने जाओगे तो इतना कागज बता देंगे कि कागज जमा करते करते 6 महीने लग जाए, ठीक है। और मान लिया एक ही जमीन पर 3 बार लोन ले लेता है, उसको किसी को पता नहीं चलता, वो कहते हैं पता ही नहीं चला कि उसने एक ही जमीन को 3 बैंक में दे दिया। आप देख के दिखाओ एक ही जमीन को 3 बैंकों में, ठीक है, सीधे जेल ही होगी, बीच में नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े व्यापारियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी बैंक हो, वो तो मोटो रहता है। प्रॉब्लम अब बड़े व्यापारी, जैसे मान लीजिए बड़ा व्यापारी आया, नवलेश आया, हमको हमसे 12 रुपए ले गए 3 महीने के लिए, लेकिन वो 3 महीने 12 रुपए क्या करेंगे, वहां अमेरिका घूमने के लिए थोड़ी पैसा ले गए, वो व्यापार लगाने के लिए पैसा ले गए, तो व्यापारी तो थे ही, ठीक है। तो हमने सोचा था इनसे हम लाभ कमाएंगे तो आपको दे देंगे, लेकिन आपको हमने वादा ही 1 महीने का किया ना। प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि हमने डिपॉजिट आपसे शॉर्ट टर्म लिए, हम आपसे कहते हैं आप डिमांड डिपॉजिट जमा करो, आपका पैसा हमारे पास सेफ रखा हुआ है, और तब वो हमसे 3 महीने के लिए लेने आते, और आपको ही पता होता है यार रखा है रखा रहने, तो क्या ही मतलब है कि तुरंत तुरंत निकालने का। और कल को आप 3 महीने बाद तीनों एक साथ भी आ जाते, तो भी हम तीनों लोगों को 6-6 रुपए बढ़ा के दे देते, तो भी हमारा फायदा हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, हो जाता नहीं हो जाता। तो ये यहाँ पर चीजें समझने वाली बात है कि हमने क्या किया, हम व्यापारियों को तो पैसा दे रहे थे, लेकिन हमने उतनी लाइबिलिटीज को ध्यान में नहीं रखा, हमने अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर किए, मैनेजमेंट में करप्शन कर दिया। मैनेजमेंट में क्या किया, हमने बहुत हायर सैलरीज पे लोग हायर कर लिए, ठीक है, मतलब हमारा बिजनेस कुछ नहीं हो रहा, सैलरी हम दे रहे हैं कोई बड़ी बड़ी, ठीक। उसके अलावा जो स्टॉक मार्केट वाली बात बोल रहे हो, उसमें स्टॉक मार्केट में करप्शन नहीं हुआ, बल्कि स्टॉक मार्केट में रिसेशन का इफेक्ट आया। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो वहां पर जो पैसा लगा हुआ था सब डूबा। अब वो पैसा वापस तो आया नहीं, लेकिन लोग तो पैसा अपना मांगेंगे, बैंक रन की कंडीशन फिर आई, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ठीक है। तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही, गलत नहीं है उसमें, ठीक है, बिल्कुल क्यों नहीं डाल सकते, बल्कि कमेटी का नाम डालोगे तो और अच्छे से आ जाएगा वो, ठीक है, उसका इंपैक्ट भी अच्छा पड़ेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब एक जर्नल ओवरव्यू हम दे रहे थे कि क्यों बैंक्स फेल हो रहे थे, जिनके पीछे के ये मेजर रीजन है। इवन 1960 के बाद भी अगर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में, 1969 में किया 14 नेशनलाइजेशन। 1969 के नेशनलाइजेशन के बाद भी हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमको बाद में रीजनल रूरल बैंक्स खोलनी पड़ रही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें खोलनी पड़ रही। किसमें, ग्रामीण बैंकों का? तो राष्ट्रीयकरण क्यों किया था फिर? देखिए, बैंक तो आराम से प्राइवेट में काम कर रहे थे, शहरों में बैंक खोल रहे थे, ठीक है, आपको करना था आप पहले ही ग्रामीण बैंक खोल देते और वहां ग्रामीण पहुंचा देते। देखिए, सरकार का जो राष्ट्रीयकरण का मोटो था, अभी उसके बारे में बात करेंगे, वैसे तो उनमें मोटो ये था कि हम बैंकों को आदेश दे सकेंगे कि जो रिमोट एरियाज है वहां तक पहुंचो, साथ ही साथ बैंकों का पैसा हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकेंगे, जो आप बोल रहे हो। तीसरी चीज,
हम बैंकों को डायरेक्ट कर सकेंगे कि इस सेक्टर को इतना लोन आपको देना है, क्योंकि वो हमारी ही एंटिटी होंगी। ये सब कारणों से राष्ट्रीयकरण किया गया था। और हुआ क्या कि ये तीनों ही चीजें नहीं हो पाई। हाँ, क्या चीज? हाँ बिल्कुल किया गया था, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि वहां पर डायरेक्ट किया जा सके कि इस सेक्टर को इतना पैसा देना है, इस सेक्टर को इतना पैसा नहीं देना है। ठीक है। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 40% की जो लिमिट लगाई गई है, उस 40% का भी 18% एग्रीकल्चर को ही सिर्फ देना है। ये भी तो लगाया गया है ना। तो वहां तक पहुंचने तो दो यार, धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है। नहीं, अच्छी बात है, भला आप लोगों ने पढ़ रखा है, वो चीज़ अच्छी है। और जब पढ़े होते हैं तो कन्फ्यूजन ज्यादा होती है। बट हमको वहां पहुंचने तो दो, अभी तो हम बैंक शुरू भी नहीं किए हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा लिख लो। हिस्ट्री में कुछ लिखोगे क्या? हिस्ट्री में क्या ही लिखोगे? बैंकों का नाम वाम लिख लो यार। लिख लो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फिर 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, और इस तरह लिख लो अगर लिखना हो, नहीं तो फिर शुरू करें कुछ और। 1770, हाँ। हम्म, बैंक की डिफिनीशन किसी को याद है? बताओ। अच्छा, क्या काम करता है बताओ। ठीक है, सही है। भारी भारी शब्दों का प्रयोग करने पर कभी कभी नुकसान होता है। इंटरव्यू में तो फंसाए जाते हैं। आपको मैं हमेशा एक बात बताऊं, कभी भी चाहे आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, अगर किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, उस चीज को आंसर में तभी डालना। ठीक है, या फिर आप उसको वहां पर कंप्लीट कर सको। जैसे अक्सर क्या होता है, हाँ आप हम लोगों को नॉलेज होती है, हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है। अब माइंड हमारा कनेक्ट कर जाता है कि हाँ ये हमने वहां पढ़ा था। लेकिन फिर क्या होता है कि जब उसके बारे में हम पूछते हैं, अभी जैसे मैं पूछ लेता आपसे कि अच्छा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के किस सेक्शन में दिया हुआ है बैंक का डेफिनेशन, ठीक है, तो फंसाया जा सकता है। तो फंसने से बचने के लिए आसान भाषा का प्रयोग करो। अब बैंक इज एनी ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक डिपॉजिटिंग मनी एंड लेंडिंग सर्विसेज। ठीक है, लाइक क्रेडिट क्रिएशन। सिंपल सी बात कि एक बैंक एक ऐसी संस्थान होती है जो हमें जमा प्राप्ति की सुविधा प्रदान कराती है, साथ ही साथ हमें ऋण सुविधाओं को भी मुहैया कराती है। बैंक का काम जनरली इतना ही है। उसके बाद उसके मल्टीपल जो काम है वो अलग अलग आते रहेंगे। ठीक है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स वो डिफिनेशन दी हुई है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉयर्स की लैंग्वेज है, बट सही है। जो आपने जो डिफिनेशन बताई वो सही है। ठीक है, और कोई डिफिनेशन बताएगा इसके अलावा? है जी? कोई नहीं, ठीक है, लिखो फिर। हाँ, बताइए। अरे बोलो भाई, क्या हो गया है? A bank is an organization. A bank is an organization। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं ना। A bank is an organization which provides financial services like financial services like depositing,
like deposit, like deposit, credit services, credit services, credit services, and different other financial instruments. बैंक एक ऐसा संस्थान होता है जो बैंक एक ऐसा संस्थान होता है जो बैंक एक ऐसा संस्थान होता है जो हमें विभिन्न विभिन्न वित्तीय सेवाओं विभिन्न वित्तीय सेवाओं को प्रदान कराता है, जैसे कि जमा सुविधा, जैसे कि जमा सुविधा, एवं ऋण सुविधा इत्यादि, ऋण सुविधा इत्यादि। ठीक है, फिर लिखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ से, इंडिया हैज a well developed India has a well developed India has a well developed banking system, and most of the banks in India are working effectively to provide financial assistance to traders, agriculturists, and Indian industrialists. However, next पैरा लिखिएगा, however, however, in the late 1920s, huge failures of bank created a major challenge, hence a central banking inquiry committee was formed in 1929. ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा, क्या लिखा है, अभी तक कुछ नहीं लिखा। अच्छा बेटा कॉपी देना, लिखना नेक्स्ट पैराग्राफ से, भारत के पास एक विकसित बैंकिंग प्रणाली है, जो कि
बेहतर ढंग से, जो कि बेहतर ढंग से भारत में व्यापारियों को, किसानों को एवं उद्योगपतियों को उद्योगपतियों को वित्तीय सेवाएं मुहैया करा रही हैं। वित्तीय सेवाएं मुहैया कर, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी इतने में हो गई। हालांकि नेक्स्ट पैरा लिखिएगा, हालांकि 1920 के दशक में चालक से, हालांकि 1920 के दशक में भारतीय बैंकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अतः 1929 में एक केंद्रीय केंद्रीय 1929 1929 एक केंद्रीय बैंकिंग केंद्रीय बैंकिंग समीक्षा समिति का निर्माण किया गया। समीक्षा समिति का निर्माण किया गया। ठीक है, लिखिएगा। दिस कमेटी ट्रेस्ड This committee traced few reasons of failure. इस समिति ने असफलता के कुछ कारणों का पता लगाया। इस समिति ने असफलता के कुछ कारणों का पता लगाया। ठीक है, जैसे कि पहला लिखिएगा, इग्नोरेंस ऑफ पीपल फॉर बैंकिंग बिजनेस। इग्नोरेंस ऑफ पीपल फॉर बैंकिंग बिजनेस। इग्नोरेंस ऑफ पीपल फॉर बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, बैंकिंग व्यापार के लिए लोगों का, इग्नोरेंस ऑफ पीपल फॉर बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग व्यवसाय के प्रति लोगों की अज्ञानता। बैंकिंग व्यवसाय के प्रति लोगों की अज्ञानता। क्या बोले लोग, बैंकिंग व्यापार बोला है? अरे तो व्यापार व्यवसाय एक ही चीज तो है, उसमें इतना टेंशन लेने की कौन सी बात। ठीक है, हैं? क्या हुआ? accepted short term deposit accepted short term deposit to create long term loan, to create long term loan। ठीक है, छोटी अवधि की जमा प्राप्तियों के सहारे, छोटी अवधि की जमा प्राप्तियों के सहारे लंबी अवधि की, पनिए भूल जाते हैं यार रोज रोज ये, लंबी अवधि की
ऋण का निर्माण करना। ठीक है, लिखिएगा लेस एफिशिएंट एंड करप्ट मैनेजमेंट। लेस एफिशिएंट एंड करप्ट मैनेजमेंट। अकुशल एवं भ्रष्ट प्रबंधन। बेटा आपने कौन सी कमेटी बताई थी अभी इन्फ्लेशन में? नहीं नहीं, यंग इंटेल नहीं, इन्होंने बताई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो इन्फ्लेशन के लिए नहीं है, वो अकाउंट का, वो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है वो। जैसे तारा, हाँ नहीं, एक दो पॉइंट होगा उसमें कहीं मेंशन इन्फ्लेशन को मैनेज, क्योंकि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को वो, हाँ अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए है वो दोनों कमिटीज। अकुशल एवं भ्रष्ट प्रबंधन। ठीक है, अकुशल एवं भ्रष्ट प्रबंधन। ठीक है, जो मेन उनका मोटो था वो अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए था तारापुर कमेटी का। ठीक है, एक दो लाइन लिखी होंगी तो कहीं लिखी होंगी, वो लिख तो देता। अब इतनी बड़ी कमेटी बनती है, कुछ ना कुछ तो बोल ही देते हैं, है ना। मेजरली उसके लिए नहीं था। का है ऐसा कैसे, कौन सी बुक पढ़ रही हो जो ऐसा भूल जा रही हो? तो किसमें? पूरी बैंक थोड़ी पढ़नी है। आप लोग बैंकिंग पढ़ते पढ़ते आरबीआई और वो क्या कहते हैं, वो बैंक पीओ बनने लग जाते हैं ना। समस्या इस बात की है भाई, देखो तुम्हें संचालन करना है, बैंकों का संचालन थोड़ी करना है तुम्हें, बस नीति का निर्माण करना है। बाकी बैंक देख लेंगे जो करना है उनको। ठीक है, तो बहुत डीप चले जाते हो ना तुम लोग, दिक्कत यही है। अब बताओ, तुम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पढ़ाई और पता नहीं क्या क्या पढ़ाई। ठीक है, वैसे देखो पढ़ो, पढ़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन चीजों को एक सीमा तक पढ़ो, क्योंकि उसके बाद फिर यही तो दिक्कत है कि हमारे यहाँ के जो सोर्सेज हैं, अब हर सोर्स अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए बिल्कुल जो है उसको खोद के रख देता है, जरूरत है नहीं उसकी। ठीक है, मैंने इसलिए नितिन सिंघानिया बुक बोली थी, क्योंकि वो आइडियल है। कमेटी तो आएंगे, वो लिखाएंगे भी तुमको। कमेटी ज्यादा नहीं, 15 से 16 कमेटी है, 15 हाँ 17 कमेटी ऐसे ही चार्ट है। बस उतनी ही कमेटीज के बारे में पढ़ना है, और कोई कमेटी के बारे में नहीं पढ़ना है। 4 कमेटी तो अभी पढ़ाएंगे जब फाइनेंशियल मार्केट में हम पढ़ाएंगे, कि वो रिफॉर्म्स इन बैंकिंग कमेटी में पढ़ाएंगे। नरसिम्हन कमेटी 2 आएंगी आपकी, ठीक है, वो पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका विमल जालान कमेटी के बारे में बता देंगे। तारापुर कमेटी तो हम अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और 2-4 कमेटीज और रहेंगी, ज़्यादा ज़्यादा कमेटीज नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में बहुत बेसिक बेसिक पढ़ना है, बिल्कुल डीप नहीं जाना भाई। उनका तो काम था कमेटी बनाना, तो कमेटी बना के पूरा रिपोर्ट दिए 250 पन्ने की। अब हम 250 पन्ने की खाली अगर कमेटियाँ पढ़ेंगे तो बाकी क्या करेंगे, है ना। तो सरदर्द होता है अननेसेसरी का। फिर लिख लीजिएगा लेस असेट क्रिएशन। लेस असेट क्रिएशन, निम्न संपत्ति निर्माण। निम्न संपत्ति निर्माण, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है निम्न संपत्ति निर्माण। फिर लिख लीजिएगा लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट बैंक्स। अब आपस में ही कोई कोऑपरेशन नहीं था उनके बीच में, सब हवाबाजी में काम कर रहे थे। ठीक है, लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन बैंक्स। अजय जी कह दीजिए पानी बोल देगा, बोल दीजिएगा, कम से कम भूल ही जाते हैं, आदमी प्यास से ही मर जाए। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए आरबीआई। 5 पॉइंट हो गए। लास्ट वाला क्या है, लास्ट में लिखा है हमने? अच्छा, विभिन्न बैंकों के बीच में समन्वय की कमी। आरबीआई, नेक्स्ट हेडिंग है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए। कब बनी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 35 में। ठीक, 1 अप्रैल 1935 को उसका निर्माण किया गया था। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका निर्माण किया गया था हिल्टन यंग कमेटी की रिपोर्ट पर। ठीक है, 1926 में हिल्टन यंग कमेटी बनी थी।
जिसको ये कहा गया था कि ये रिव्यू करिए कि भारत की जो भारत सरकार थी उस समय की, क्या उसको रुपए का संचालन करना चाहिए, जो हमारे पास मौद्रिक संचालन है उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसने रिपोर्ट दिया अपनी और ये कहा कि हमारे पास एक अलग संस्था होनी चाहिए जिसके पास मौद्रिक संचालन की शक्ति होनी चाहिए, और उसी संस्था को, ठीक है, जो भी मौद्रिक नीति के नियम कानून बनाने हैं उसी को ये कह सकते हैं कि पावर होनी चाहिए। इसीलिए 1934 में आरबीआई अधिनियम को बनाकर वहां से भेजा गया, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का निर्माण करते हुए जितनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की ताकतें थी उसको छीनकर उसको दे दी गई। ठीक है, ये संस्था करीब 15 साल तक काम करती है। जब हम आजाद होते हैं तो 1949 में इसी संस्था को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत इसको रेगुलेटरी पावर्स भी मिल जाती हैं कि भारत में जो भी बैंकिंग क्षेत्र होगा उसका विनियमन भी आप ही करोगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीयकृत होने वाली ये पहली बैंक थी। वर्तमान में ये भारत की आपकी सर्वोच्च संस्था है जो मौद्रिक निर्णयों को लेती है, यानी कि कितना पैसा छपना है, कितना वहां पर हमारी नीतियां बननी, कैसे नीति बननी है, इन सब के बारे में सारे के सारे फैसले कौन लेता है, तो सारे के सारे फैसले आरबीआई ही लेती है। इसके अलावा कोई अन्य संस्था यहां पर फैसले नहीं ले सकती। इट इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा इसका राष्ट्रीयकरण करने के पीछे के कारण क्या थे, तो इसके राष्ट्रीयकरण करने के पीछे 2-3 कारण थे। पहली चीज, क्योंकि यह संस्था किसी एक देश के राष्ट्रीय मुद्रा का संचालन करने वाली थी, किसी देश की मौद्रिक नीति का संचालन करने वाली थी, और कोई भी नया नया आजाद हुआ देश, ठीक है, इस बात पे राजी नहीं होता कि एक निजी संस्था, ठीक है, देश के मौद्रिक संचालन में अपना हस्तक्षेप करे। तो पहला कारण तो यह था कि इसके नेशनलाइजेशन किया गया कि एक राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए, देश की सरकार की संस्था होनी चाहिए जो देश का मौद्रिक संचालन करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, 1945 के बाद से नेशनलाइजेशन का एक दौर चल रहा था। लगभग सभी देश राष्ट्रीयकरण कर रहे थे और अपनी जो केंद्रीय बैंकें थी उनको अपने नियंत्रण में ला रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि बाकी सभी देश ऐसा कर रहे थे तो उनकी देखा देखी हमने भी इस चीज को अपनाया कि हम भी राष्ट्रीयकरण करेंगे और जो है हम उसको संचालित करेंगे। दैट मीन्स कि अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी उसको संचालित करेगी। और तीसरा ये था, ठीक है, टू डायरेक्ट स्पेसिफिक टू इंप्लीमेंट स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उनको लागू कराने के लिए हमारे पास एक संस्था होनी चाहिए जिससे हम पैसा प्राप्त कर सकें और उस पैसे का हम प्रयोग कर सकें। क्योंकि उस समय बाकी बैंक तो राष्ट्रीयकरण में थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई थी। तो इसलिए हमने आरबीआई को कहा कि हमारे पास एक ऐसी संस्था रहेगी जो बैंक के रूप में कार्य करेगी, तो अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम वहां से धन प्राप्त कर पाएंगे, वहां से पैसा प्राप्त कर पाएंगे, अतः हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। तो 3 मुख्य कारण इसके रहे थे। ठीक है, पहला संचालन का कारण था, दूसरा था कि जो हमारा पैसे की जरूरत होगी वो पूरी हो जाएगी, और तीसरा उस समय राष्ट्रीयकरण का एक दौर चल रहा था तो बहती गंगा में हाथ हमने भी धो लिया। ठीक है, तो इन 3 कारणों की वजह से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लिख लीजिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में 5-7 लाइन, फिर उसके बाद कल इसकी पावर्स के बारे में बात करेंगे और जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स वगैरह हैं वो सब बात करेंगे, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें। लिखिएगा, आरबीआई इज एन अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी, आरबीआई इज एन अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी of Indian banking system, which was established in 1935, under RBI Act 1934, under RBI Act 1934। लिखिएगा, आरबीआई भारतीय बैंकिंग प्रणाली, आरबीआई भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है जिसका निर्माण 1935 में किया गया था।
जिसका निर्माण 1935 में किया गया था आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत। आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949 and empowered by Banking Regulation Act 1949 and empowered by Banking Regulation Act 1949। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में इसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत इसको शक्तियां प्रदान की गई। 1949 के तहत इसको शक्तियां प्रदान की गई। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत की केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट ओवरटुक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ करेंसी। इट ओवरटुक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ करेंसी from Government of India and credit control from Imperial Bank of India। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के बाद में एसबीआई किया गया था, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड द पावर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ करेंसी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and power of credit control from Imperial Bank of India। इसने भारत सरकार से मुद्रा प्रबंधन, इसने भारत सरकार से मुद्रा प्रबंधन एवं इसने भारत सरकार से मुद्रा प्रबंधन एवं इंपीरियल बैंक से ऋण प्रबंधन की शक्तियां प्राप्त की। ऋण प्रबंधन की शक्तियां प्राप्त की। इट वॉज नेशनलाइज्ड ड्यू टू it was nationalized due to the wave of nationalization blowing throughout the world। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया क्योंकि तत्कालीन समय में लगभग सभी देश राष्ट्रीयकरण कर रहे थे। फिर लिखिएगा इसी में कंटिन्यू करके, also government bonds are nationalized central banks to control and manage the monetary sector in India। साथ ही भारत सरकार चाहती थी कि भारत के मौद्रिक क्षेत्र के विनियमन के लिए एक राष्ट्रीयकृत
भारत के मौद्रिक क्षेत्र विनियमन के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक होनी चाहिए। ठीक, के विनियमन के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक होनी चाहिए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, कल बताएंगे। है जी, लास्ट में पूरी लाइन बोलो तो बोल पाएंगे। एक राष्ट्रीयकृत बैंक का होना अनिवार्य है ना? हाँ, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होनी चाहिए। थैंक यू। हाँ, आरबीआई की संरचना बड़ी सुंदर संरचना है। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 15 डायरेक्टर होते हैं। कल पूछेंगे, सुन लो, बात तो बता दी, कल पूछ लेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है आरबीआई का। हमने बता दिया स्ट्रक्चर क्या होता है, बस जो सुन पाया, कल बताएंगे हम। इंपीरियल बैंक, वो इंपीरियल बैंक करती थी। हाँ, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 15 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, एक केंद्रीय बोर्ड होता है और एक स्थानीय बोर्ड होता है। सॉरी, 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं 4 जगहों पे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई पे। यही स्ट्रक्चर है, इसको कल बता देंगे। सबका अपना अपना फंक्शन है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ आरबीआई में 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, प्रमोशनरी फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन और मॉनिटरी फंक्शन। तो इन तीनों फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और कल आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा। उम्मीद 3 घंटा रहेगा, हो जाएगा आराम से। फिर हम क्रेडिट, उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन और फाइनेंशियल मार्केट पे पहुंचेंगे। कौन सी सब्सिडीज पूछेंगे? आरबीआई की कोई सब्सिडी